हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, ईपीएफओ, एसएससी एंड ऑल्सो बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। इंटरनेशनल डांस डे जो 29 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कल के दिन इसको सेलिब्रेट किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड। इसकी जो थीम है वो है पर्पस ऑफ डांस। 2021 की थीम है, ये कल का डे है। आज मैंने कवर किया है इसमें, ठीक है। जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है कि डांस की वैल्यू क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है। डांस जो है वो मेरे को भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो एनकरेज जो करता है, एनकरेज करेगा इसमें जो पार्टिसिपेशंस रहते हैं। एजुकेशन रिलेटेड जो आर्ट रहता है इसमें, इवेंट और फेस्टिवल्स में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वैसे हमारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में, हमारे इंडिया में टोटली कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं और वो कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और क्लासिकल डांस फॉर्म और फोक डांस में क्या डिफरेंस है, ये भी आपका होमवर्क है। इसका भी आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो 29 अप्रैल है वो बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है जीन जॉर्ज नोवेरे की। 1727 टू 1810 इनका टाइम पीरियड रहा, मतलब जीवन काल रहा। ये क्रिएटर थे मॉडर्न बैलेट के, ठीक है। ये एक डांस फॉर्म है, उसके ये क्रिएटर थे। ये डांस जो है ये डांस डे जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया 1982 को किया गया। डांस कमेटी जो है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट उसके द्वारा, और ये मेन पार्टनर है किसका, यूनेस्को का। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो है ही है इम्पोर्टेंट, मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़। सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव है क्या? अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सप्लाई चेन रिसाइलेंस एक क्या है, पर्टिकुलर अप्रोच है। क्लियर, पर्टिकुलर अप्रोच को बोलते हैं जिस अप्रोच से कोई भी कंट्री अपनी सप्लाई रिस्क को मिनिमाइज़ करती है। सप्लाई रिस्क यानी कि उसको मिनिमाइज़ कैसे करना, सप्लाई रिस्क होता क्या है, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कोई भी कंट्री क्या है, ए कंट्री है, ठीक है। कोई भी कंट्री ए है, मेजॉरिटी में जो इस कंट्री में क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ में से, ठीक है। अब मान लो कोई अनफोर्सिन डिज़ास्टर हो जाए उस कंट्री में, उस कंट्री की जो सप्लाई चेन है वो उस टाइम क्या होगी, रुक जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ट्राई किया जाता है कि सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव से जो सप्लाई चेन है, यहाँ से किसी कंट्री को सामान आ रहा है, ठीक है, उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। क्लियर, सो डैट कोई भी जो कंट्री कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ पे डिपेंड ना रहे, ठीक है। रेदर अपनी सप्लाई चेन को वो क्या करे, डाइवर्सिफाई करे। क्लियर है, ये आपको सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये होता क्या है, बेसिकली ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, लॉन्च जो किसके द्वारा किया, ये 3 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। कौन कौन सी है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फॉर्मली इसको लॉन्च किया गया है किसको, सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव को। एम क्या है इसका, विक्टोरियस साइकिल जो एनहेंस करेगा सप्लाई चेन रिसाइलेंस, इवेंचुअली अटेन किया जाएगा स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में। ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये ऑल्सो किसका पार्ट है, क्वाड ग्रुप का। क्वाड ग्रुप का ये पार्ट है, और साथ ही साथ इन तीनों कंट्रीज़ के साथ और कौन सी कंट्री है, ऑल्सो कौन सी, यूएसए। ये 4 जो कंट्रीज़ है ये क्वाड का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये ट्रायो आपको देखने को मिलेगा इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, साथ ही साथ किसका, यूएसए जो क्वाड ग्रुप का मेंबर है। इसकी जो अप्रोच है, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं जो अप्रोच क्या है इसकी। अच्छा, ये जो आइडिया है ये जापान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे आएगा। ये जो अप्रोच है वो हेल्प करेगी उस कंट्री की, मतलब अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की, जो सप्लाई रिस्क है उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। सप्लाइंग नेशन से जो आता है, ठीक है, जो इंपोर्ट करती हैं कंट्रीज़, किसी और कंट्री के ऊपर ये क्या हो, डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि कोविड-19 की ड्यूरेशन में, कोविड-19 पैंडेमिक जो चल रहा है अभी तक, ठीक है, इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। काफ़ी जो लाइव्स है वो काफ़ी लॉस्ट हुई, लिवलीहुड जो
रोज़ी रोटी है लोगों की, वो भी काफ़ी हद तक उस पे इम्पैक्ट पड़ा। इकोनॉमिक जो के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली। जो है इसमें ये जो आइडिया है ये किसके द्वारा दिया गया, जापान के द्वारा दिया गया, कि रिड्यूस करना डिपेंडेंसी स्पेशली किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। ठीक है, इसके द्वारा जापान के द्वारा स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ जापान ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें मिला लिया, और बोला जा रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, और भी कंट्रीज़ को क्या किया जाएगा, इसमें इंक्लूडेड किया जाएगा। एम जो है कि कभी भी कोई भी एंटिसिपेटेड जो इवेंट हो, जैसे कि किसी कंट्री में सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या जैसे अभी आप देख सकते हैं कोविड पैंडमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यानी किसी कंट्री में आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी हो तो कभी भी उसकी सप्लाई चेन जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। मेन बेसिकली एम इसका यही है, इस इनिशिएटिव का। हुआ क्या कि जब कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, जो चाइना को अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज क्या करनी पड़ी, क्लोज करनी पड़ी ड्यू टू पैंडमिक। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो चाइना का सप्लाई चेन है अल्टीमेटली क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब जापान जो है अपनी ट्रेड की बात करता है, जापान ने जो एक्सपोर्ट अमाउंट किया है चाइना को उससे भी ज़्यादा जापान ने इंपोर्ट किया है, किससे, चाइना से। ठीक है, सपोज करो कि चाइना में फैक्ट्रीज क्लोज्ड है, तो अब जापान को इंपोर्ट कहाँ से मिले, ठीक है, वो कहाँ से इंपोर्ट करे। यही रीज़न था कि जापान ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, खुद की वो सप्लाई चेन को क्या कर सके, डाइवर्सिफाई कर सकते। ये डिसीज़न जो लिया सप्लाई चेन का, ये डाइवर्सिफाई करने का है। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या रीज़न्स हो सकते हैं, ये तो मैंने फर्स्ट रीज़न बता दिया आपको। सेकंड रीज़न क्या था, यूएसए का, कि यूएसए और चाइना में कॉन्स्टेंटली आपको क्या देखने को मिलती है, ट्रेड वॉर देखने को मिलती है। ठीक है, लास्ट ईयर भी काफ़ी देखने को मिला ये सब। ठीक है, और कोविड के अंगे जो कोविड वुहान चाइना का जो रीज़न है वहाँ से निकल के आया, उसी का भी जो मतलब रीज़न था, यूएसए चाइना को ही ब्लेम करता था, इसके अगेंस्ट था, चाइना के अगेंस्ट। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प भी बहुत कुछ बोलते रहते थे, ठीक है, चाइना को लेके। अगर इंडिया का एंगल देखें तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि क्या है, सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है, ये हमारी गवर्नमेंट का क्या है, इनिशिएटिव है। क्लियर, साथ ही साथ कि एब्सोल्युटली आत्मनिर्भर बने हमारी कंट्री। लास्ट ईयर इससे रिलेटेड काफ़ी इशू था रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंस। ठीक है, आपको देखने को मिला इंडिया ने बहुत सारी चाइनीज़ डोमिनेशन जो है, इंपोर्ट पार्ट्स जो है, इंडिया में जो चाइनीज़ सप्लाई है बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, इंडिया चाहता है कि ऐसी सप्लाई ना आए, और साथ ही साथ कुछ सप्लाईज जो है वो बंद भी की गई थी लास्ट ईयर। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया पार्ट दिस इनिशिएटिव। और साथ ही साथ अगर देखें कि जापान के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जापान जो है इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, और जो जापानीज़ इंपोर्ट है इंडिया में जो आते हैं वो लास्ट 12 ईयर से डबल हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो ट्रेड बहुत ज़्यादा हम कहाँ से करते हैं, जापान से करते हैं, बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं हम अपनी कंट्री में। तो ऐसी कंट्री जिससे हमें क्या हो, इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलता है, तो उसमें डेफिनेटली इंडिया क्या होगा, इंक्लूड होना चाहेगा। इंडिया में मोर देन 1400 जापानीज़ कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं आज के टाइम में। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये तो हो गया ना इंडिया के संदर्भ में, अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट क्यों बनना चाहता है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो चाइना के साथ इसके रिलेशन काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम में। रिसेंटली ही चाइना ने जो बीफ इंपोर्ट जो कर दिया था, बैन कर दिए थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद क्या हुआ, बार्ले जो है इसके ऊपर भी चाइना ने काफ़ी टैरिफ लगाए, बैन कर दिया चीज़ों को, टैरिफ लगा दिए। इससे कहीं ना कहीं जो है ये कंट्रीज़ एक दूसरे से क्रॉस हो जाती हैं। ठीक है, कई सारे मुद्दे निकल के आए, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, कोई रेशिज़म का इशू निकल के आया रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आज डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा आखिर ये है क्या। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर।
गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया की, उसने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो पहले तो बिल था, उसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया है 2021 का। होम मिनिस्ट्री जो है, उसने होम मिनिस्ट्री ने यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है उसके की गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के राइट्स को लेके अमेंडमेंट किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिला है, ये जो पहले क्या था, बिल था। बिल एक्ट कब बनता है, जब दोनों हाउसेज से क्या हो, पास हो जाए, तो फिर वो किसके असेंट के लिए जाता है, प्रेसिडेंट के, जब साइन हो जाए तो वो बिल क्या बन जाता है, वो बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है। ये जो पहले बिल था, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। ये जो अमेंडमेंट किया गया है 1991 का अमेंडमेंट है, उसमें ही इसको अमेंड किया गया है। फेब्रवरी 2019 में क्या हुआ, ठीक है, फेब्रवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन टेरिटरी दिल्ली की गवर्नमेंट को और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के राइट्स को लेके एक डिसीजन सुनाया था। और इसी के ही साथ साथ होम मिनिस्ट्री ने मई 2015 और जुलाई 2015 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के राइट्स को लेके सूचना दी थी। इसमें एंटी करप्शन ब्रांच की पुलिस को लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स का क्या था, उल्लेख था। ये जो एक्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर के राइट्स को लेके, उसमें क्या होगा, उनके राइट्स में क्या होगी, वृद्धि लाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपने विवेक के लिए जाने वाले फैसलों से रिलेटेड पावर भी बढ़ाई गई है इसमें, ठीक है। ये जो प्रोविजंस देखने को मिले हैं, अमेंडमेंट किया गया अलग अलग सेक्शंस में, किस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, 1991 के सेक्शन 21, 24, 33 एंड 44। स्टेट जो है, ये गवर्नमेंट जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी की रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली से रिलेटेड, उनकी पावर से रिलेटेड है। डिस्क्रिशनरी जो पावर्स रहती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, कोई भी मैटर पे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के कोई भी मैटर पे, कोई भी लॉ पे, ये अपनी पावर को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, अपनी पावर का सही तरीके से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इंश्योर जो रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, वो नेसेसरी ग्रांटेड रहेगा और एन अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रशासनिक पावर्स को लेके यूनियन टेरिटरी दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट का मेन रीज़न क्या है, वो है एक्ट जो आर्टिकल है 239AA है, ठीक है। और इसी के ही साथ साथ 69 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। जो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 के तहत आर्टिकल जो है 339AA के प्रोविज़न के अनुसार यूनियन टेरिटरी दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली को नेशनल कैपिटल दिल्ली कहा जाता है, इसी आर्टिकल के तहत और इसी अमेंडमेंट के तहत। और साथ ही साथ आर्टिकल 239 जो है, ओनली आर्टिकल 239, वो क्या प्रोविज़न देता है इसमें, उसमें जो प्रोविज़न के अनुसार प्रेसिडेंट द्वारा दिल्ली के प्रशासक के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 239AA भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो क्या करता है, इस अमेंडमेंट के तहत ये जो आर्टिकल है, ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली को नेशनल कैपिटल दिल्ली बोला जाता है, ठीक है, इसी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये लाइन भी लिख रखी है। आर्टिकल 239AA प्रोवाइड दैट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बी कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और एडमिनिस्टर जो है इसके ही तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्सो क्रिएट की जाती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है फॉर दिल्ली की, जो लॉ बनाए जाते हैं किसके अंडर, स्टेट लिस्ट के अंडर एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, एक्सेप्ट ऑन दिस मैटर, कौन कौन से किस मैटर्स को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस के मैटर को छोड़ के। क्लियर, जो पुलिस का मैटर है वो किसके अंडर है, स्टेट लिस्ट के अंडर है या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये प्रोवाइड करवाता है फॉर किसके लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दिल्ली है, कंसिस्ट करती है नॉट मोर देन 10% टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स किसके, असेंबली के। आर्टिकल 239 जो ए बी प्रोवाइड करता है, प्रेसिडेंट कोई भी है वो ऑर्डर जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। ऑपरेशन जो रहेगा किसका, किसी भी इस आर्टिकल के प्रोविज़न के तहत 239AA, और एनी प्रोविज़न जो है, कोई भी लॉ बनाया जा रहा है इस आर्टिकल के तहत, प्रोविज़न जो है वो रिसेंबल किए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रीलिम्स के लिए और साथ ही साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है? ये एक तरह की क्या है, फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। क्या फाइनेंस कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, यानी कि पहले हम देखते हैं, पहले देखो ये ओनली टू पर्टिकुलर चीज़ों को फंड करेगा, सारी चीज़ों के लिए नहीं, ठीक है। नॉट एवरी सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओनली टू पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही ये फंड करेगा। पहली चीज़ है क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। अब हम देख लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो जाता है, गोडाउन, जिसमें आप क्या करते हो, चीज़ों को स्टोर करके रखते हो, ये क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट ही है। इनके लिए पैसा भी मिलता है, ठीक है। इसी के लिए क्या होता है, फंड दिया जाता है। और दूसरा है कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, ये तो आपको पता है, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स जो रहती हैं चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। ये जो फंड है, ये जो स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर क्या रहता है कि ओनली सेंटर इसमें फंड करेगा, और सेंट्रल स्पॉन्सर में क्या होगा, सेंट्रल स्टेट दोनों मिलके क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे। ये जो फंड है प्रोवाइड करवाएगा जो सेटिंग रहती है कोल्ड स्टोरेज की, चेन, वॉर हाउसिंग, गार्डिंग, पैकेजिंग यूनिट्स, ई मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेगा। ये ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत फॉर एग्रीगेशन जो स्पॉन्सर रहेगा, तीन बॉडीज़ इसमें रोल प्ले करेगी। फर्स्ट है सेंट्रल, दूसरा स्टेट और लोकल बॉडीज़, यानी कि ग्राम लेवल पे, म्यूनसिपैलिटीज़ लेवल पे। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इससे रिगार्डिंग, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पूछ सकते हैं कि ये जो फंड है किस किस सेक्टर में दिया जाता है, ओनली टू पर्टिकुलर सेक्टर आपको मेंशन होंगे, और भी 2-3 सेक्टर्स आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, मनोज दास जो हैं, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। ये एमिनेंट इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, पॉपुलर प्रोफिलिक ऑथर भी थे, ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। इनकी जो फर्स्ट बुक थी वो थी सतवधिरा अर्थनंदा, ठीक है, ओडिया लैंग्वेज में पब्लिश जो की गई थी इनके हाई स्कूल में, ठीक है। ये जो इनको पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है 2001 में, पद्म भूषण भी इनको 2020 में मिला। ये रिसेंटली का है, प्लीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेचर की फील्ड में और साथ ही साथ एजुकेशन की फील्ड में। नेक्स्ट है क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, इनको हाल ही में ही ASICS ब्रांड एम्बेसडर इनको चूज़ किया गया है इसका, ठीक है। ये क्या है, जापानीज़ स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है ASICS, ठीक है। इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि रविंद्र जडेजा को एम्बेसडर घोषित किया गया है, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर टीम से, एंड चेन्नई सुपर किंग से भी ये खेलते हैं, वहाँ के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कंपनी जो है वो फोकस करती है स्पोर्टिंग गियर्स, यानी कि रनिंग कैटेगरी के जो शूज़ रहते हैं उसको। इंडिया की अगर बात करें तो ये प्रमोट करती है, इसको प्रमोट किया जाता है टाइगर श्रॉफ जो एक्टर हैं उनके द्वारा इस कंपनी को। अगर एशिया की बात करें तो करंटली 55 स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका और भूटान में। अगर ASICS की बात करिए, क्या है, जापानीज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, प्रोड्यूस करती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, डिज़ाइन करती है ये रिलेटेड टू स्पोर्ट्स जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। हेल्दी सोल इन अ हेल्दी बॉडी, इनका क्या है, ये मोटिव है, ठीक है, ट्रांसलेट करती है। फाउंडर जो हैं वो है किहाचिरू एंड ओनी, बहुत डिफ़िकल्ट सा नाम है ये, ओनी टिसुका, ठीक है। फाउंड जो इसको किया गया 1977 में किया गया, जापान की ये कंपनी है। हेडक्वार्टर इसके आपको देखने को मिलेंगे हयोगो जापान में, ठीक है। CEO इसके कौन है, मोटोई ओयामा, ठीक है। जापानीज़ जो है उनके नाम भी बहुत अजीब से रहते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। वाइल्ड इनोवेटर जो अवार्ड दिया गया है डॉक्टर कीर्थी के क्रनथ को दिया गया है, जो चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं, बेंगलुरु बेस्ड जो सेंटर है फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के स्टडीज़ में ये क्या करती है, काम करती है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ में। फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट वुमेन है एशिया की और इंडिया की भी। ये अवार्ड जो दिया गया वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है,
जो इनोवेटर्स रहते हैं, एडवोकेट्स रहते हैं, पार्टनर जो स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूशन की, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कैसे की कंजर्व कैसे किया जा सके वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट जो हैं उसको कैसे कंजर्व किया जा सके। बिकॉज हाल ही में ही आपको बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिली है रिलेटेड टू फॉरेस्ट फायर, ठीक है, उसमें जैसे ब्राज़ील में भी आपने देखा अमेज़ोन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे भी आग लगी, ऑस्ट्रेलिया फॉरेस्ट में भी काफ़ी आग लगी, ठीक है, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है काफ़ी उन पे इम्पैक्ट पड़ा, कई सारे जानवर भी मारे गए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। पहले हम देखते हैं कि इसमें जो बोला क्या जा रहा है, ठीक है, जो 8 इंस्टीट्यूशंस हैं और इंडिविजुअल जो हैं उनके द्वारा अप्लाई किया गया है कि हमारी कंट्री में लाइसेंस के लिए, ठीक है, और ये जो यूनिवर्सल बैंक और साथ ही साथ स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होते हैं उनके लिए है स्पेशली, ठीक है, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। इस तरीके के जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके के जो बैंकिंग सिस्टम के लिए जो लाइसेंस है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वो प्रोवाइड करवाता है आरबीआई, यानी कि हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई के द्वारा रिसेंटली ही एडवाइजरी पैनल भी बिठाया गया, ठीक है, किसके द्वारा, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर जो हैं शायमाला गोपीनाथ, ठीक है, इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे, और इवेलुएट किए इन्होंने जो एप्लीकेशन रहती है यूनिवर्सल एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ठीक है। और मेन जो एम क्या था इसका कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से क्या करना, आइडेंटिफाई करना, मेन फोकस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एंड स्मॉल जो लोन्स हैं उस पर दिया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पंजाब पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है। आरबीआई बैंक्स को मैंडेट करती है कि कुछ फंड कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर को दिए जाएं, जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी अमंग अदर्स, ठीक है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स है, ठीक है, एक प्राथमिकता दी जाती है एक पर्टिकुलर सेक्टर को। स्मॉल लोन्स, ठीक, लास्ट टाइम आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस दिया 2050 में, ये लाइसेंस आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंस को दिया गया, ये रिसेंटली ही न्यूज़ में था, ठीक है, लास्ट 2015 की बात हो रही है ये, अगर आप फॉलो कर रहे हो न्यूज़ को तो, ठीक है। अगेन क्या किया गया 2016 में आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, ठीक है, कि किस तरह यूनिवर्सल बैंक के लिए आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है और क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। नेक्स्ट है, इस चीज़ के लिए एलिजिबल प्रोमोटर्स है कौन कौन इस बैंक के लिए। एक तो यहाँ पर रेजिडेंट जो प्रोफेशनल है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको क्या होना चाहिए, 10 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस एट अ सीनियर लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइवेट सेक्टर जो एंटिटी है जो ऑनर है वो कंट्रोल करता है कोई रेजिडेंट, या फिर सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उसका 10 ईयर्स का, साथ ही साथ 5,000 करोड़ क्या होनी चाहिए उसकी एसेट होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो कंट्रोल की होनी चाहिए रेजिडेंट के द्वारा और सक्सेसफुली वो वर्क करती होनी चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड उसका कितना होना चाहिए, 10 ईयर्स का, और जो अलाउ करेगा अप्लाई फॉर लाइसेंस के लिए। आरबीआई की अगर बात करें तो हिस्ट्री देख ले थोड़ी, आरबीआई के बारे में जान ले। इसको सेटअप करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप करने के लिए, रिकमेंडेशन हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा दी गई। स्टार्ट किया गया शेयर होल्डर बैंक, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से। इनिशियली ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था, कोलकाता में, आज के टाइम में कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। इसको मुंबई में शिफ्ट कब किया गया, 1937 में। प्राइवेटली ओन, पहले क्या था ये प्राइवेटली ऑन था। 1949 में आरबीआई को फुली ऑन बाय गवर्नमेंट, 1949 में फुली गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने लगी। फर्स्ट गवर्नर जो थे वो कौन थे, सर ऑसबॉर्न ए स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के सर चिंतामन डी देशमुख, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है रेवा कॉन्डोन इंडिकस, ये क्या है, ये एक प्रजाति है, ठीक है, इसके फॉसिल्स मिले हैं यानी कि विशेष मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, टिकी फॉर्मेशन इन मध्य प्रदेश में, ठीक है।
ये फॉसिल इसके पाए गए हैं, न्यू स्पीसीज बोला गया है इसको। मतलब ये देख लो, इसका जो मतलब फेस है ये एज अ रैट की फॉर्म में देखने को मिलता है। रैट लाइक, स्मॉल रैट लाइक एनिमल है। अबाउट इसको बोला गया 20 मिलियन ईयर अगो ये पाया जाता था। इसके कुछ क्या मिले, अभी फॉसिल्स मिले हैं। रिसर्चर की माने तो रिसर्चर कहाँ के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के, जो वेस्ट बंगाल में है। इन्होंने क्या किया है, स्कैनिंग यूज जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की है, इससे रिलेटेड स्टडी की है, चीज़ें इकट्ठी की हैं, यानी कि 10 टीथ इसके सैंपल कलेक्ट किए हैं। कौन से विलेज से, टिक्की विलेज से, जो है शाहडोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। रिजल्ट जो इसके देखने को मिले, पाया गया है कि ये न्यू स्पीसीज़ है। नेम इसका जो रखा गया न्यू स्पीसीज़ का, रेवा कॉन्डोन इंडिकस। इंडिकस यानी कि इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, जो डिस्कवर किया गया इस रीजन से। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। क्लियर। और हाँ, आप प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो फिर से आप रिपीट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और हाँ, याद रखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद टू ऑल।